देश की सरकार को भी ये मान लेना पड़ेगा कि हमारे भारत में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की इज्जत नहीं करते। बंगाल में कितने घुसपैठिए हो सकते हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड रहा होगा, जो अब तक वोट करते रहे होंगे? कोई आइडिया है इस आंकड़े का अब तक हमारे पास कि अगर अवैध घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को निकालना मकसद है, तो फिर बीजेपी बताए कि बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर क्यों हो रहा है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी ये मानती है कि डबल इंजन वाली सरकार घुसपैठी अब तक ढूंढने में नाकाम रही थी, इसीलिए बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर हो रहा है? वहां पर भी बांग्लादेशी है। पाकिस्तान से टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का आता है, सेम वही स्टेटमेंट तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान नेताओं का आता है। तो ये 6 दिसंबर का रिवेंज और वेंडेटा ये तो पाकिस्तान पे भी दिख रहा है और ये तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर और उनके शब्दों में भी दिख रहा है। देखिए, बांग्लादेश ममता बनर्जी को बहुत पसंद है, ये तो सब जानते हैं। और ममता बनर्जी के लाडले मंत्री फरहाद हकीम को पाकिस्तान बहुत पसंद है। इवन आप सिद्दीकुल्ला चौधरी या आप हुमायूं कबीर के आप शब्दों को सुनेंगे तो आपको बांग्लादेशी शब्द ही नजर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार की देर रात को बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर लगा दिए गए और इन पर लिख दिया गया है कि 6 दिसंबर को बेलडांगा के में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर को आयोजन करता बताया गया है। खुद हुमायूं कबीर ने मंगलवार को कहा कि हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, 3 साल में इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। अयोध्या में विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। अब अगले महीने बाबरी विध्वंस के 33 साल हो रहे हैं। टीएमसी विधायक का कहना है कि इसी मौके पर यह आयोजन किया जाएगा। टीएमसी विधायक का यह बयान तब सामने आया है जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया है। ध्वजारोहण का मतलब है कि मंदिर का अब निर्माण पूरा हो गया है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। बीजेपी कह रही है कि ये हुमायूं कबीर जो है वो बंगाल में बाबरी मस्जिद की नहीं, बांग्लादेश की नींव रख रहे हैं। कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है, बीजेपी आलोचना कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में मस्जिद नहीं, बांग्लादेश की आधारशिला रख रही है। गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि ममता बनर्जी सरकार बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के समर्थन पर टिकी है। जिस तरह टीएमसी हिंदुओं की लाशों पर राजनीति कर रही है वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। कांग्रेस के नेता उदित राज ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का समर्थन किया है और कहा है कि अगर मंदिर का शिलान्यास हो सकता है तो मस्जिद का क्यों नहीं हो सकता है। विरोध करने वाले बिना वजह विवाद खड़ा कर रहे हैं, यह धार्मिक स्वतंत्रता है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा है कि मस्जिद बनाना ठीक है, लेकिन खासतौर पर बाबरी मस्जिद ही क्यों? जो विवाद पहले सुलझ चुका है उसे राजनीतिक फायदे के लिए फिर से खोला जा रहा है। हमारा रिश्ता बाबर से नहीं बल्कि शिवाजी से है। बीजेपी के नेता और बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि यह सब सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए हो रहा है। चुनाव पास आ रहे हैं, बेचारे मुसलमान टीएमसी को छोड़ रहे हैं। जैसे 2021 में उन्होंने सीएए को एनआरसी कहकर सभी मुसलमानों को एक कर दिया था, इस बार वो बाबरी मस्जिद के नाम पर एक कर रहे हैं। टीएमसी विधायक ने बाबरी का ऐलान कर दिया है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता नाजिया इलाही खान जुड़ रही हैं। नाजिया, अगले महीने 33 साल पूरे हो रहे हैं और इसी मौके पर एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण हो रहा है तो दूसरी तरफ बाबरी की नींव रखी जा रही है, पोस्टर लग गए हैं। आपको और आपके सभी व्यूअर्स को हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पश्चिम बंगाल में मैं 4 दिन थी, या यूं कह सकते हैं कि 4.5 दिन थी, और जीरो ग्राउंड पर मैंने बहुत सारे काम भी किए और बहुत मीडिया इंटरेक्शन भी किया और बहुत जगह मैंने अपनी विजिट भी की। देखिए, पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के द्वारा जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है वो बांग्लादेश के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी के इशारे पर रखा जा रहा है, क्योंकि जेएमबी ने 2024 में एक स्टेटमेंट दिया था और जिसमें कहा था कि मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नदिया, बीरभूम वो बांग्लादेश में ले लेंगे। और मुर्शिदाबाद में ही ये बेलडांगा है और मुर्शिदाबाद का ही जो विधायक है वो हुमायूं कबीर है। और हम सबको पता है कि 2021 के विधानसभा इलेक्शन में किस तरीके से फरहाद हकीम का
पाकिस्तान से टच दिखाई दिया था और फरहाद हकीम ने द डॉन न्यूज़पेपर की महिला एंकर के साथ इंटरेक्शन किया था और कई गलियों को और मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला को उन्होंने जाकर दिखाया था और उन्होंने खुशी खुशी फरहाद हकीम ने कहा था कि कोलकाता तो मिनी पाकिस्तान है। तो ये जो बाबरी मस्जिद की जो नींव रखी जा रही है, ये बांग्लादेश टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के फंडिंग पर रखी जा रही है, उनके कहने पर रखी जा रही है और उन्हीं की लीडरशिप में रखी जा रही है। और दूसरा कि मुस्लिम नेता और मंत्री आएंगे तो फरहाद हकीम का तो डायरेक्ट कनेक्शन है ही है पाकिस्तान से, उनका तो डायरेक्ट। और द डॉन पे कौन बैठता है? द डॉन पे तो हाफिज सईद बैठता है पाकिस्तान में और द डॉन पे फरहाद हकीम बैठते हैं पश्चिम बंगाल में। दूसरी चीज है कि अब इस बात को मान लेना पड़ेगा हमें भी, देश के सभी नागरिक को भी और साथ साथ देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को भी और देश की सरकार को भी ये मान लेना पड़ेगा कि हमारे भारत में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की इज्जत नहीं करते, बाकी प्रॉफिट की इज्जत नहीं करते, अल्लाह सुभान की इज्जत नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ मुगल के ये फॉलोअर है, इसके अलावा इनका इनका कोई वजूद नहीं है। अगर मस्जिद इनको नींव रखनी ही थी तो आका के नाम से रख लेना चाहिए था, बीबी फातिमा के नाम से रख लेना चाहिए था, बीबी मरियम के नाम से रख लेना चाहिए था, हजरत यूसुफ के नाम से रखना चाहिए था, हजरत इब्राहिम के नाम से रखना चाहिए था, हजरत जैद के नाम से रखना चाहिए था, बीबी आयशा के नाम से रखना चाहिए था। लेकिन नहीं, किसी भी प्रॉफिट के नाम से मस्जिद की नींव नहीं रखी जा रही है, किसी भी पैगंबर के नाम से मस्जिद का नाम नहीं रखा जा रहा है। यहां तक के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन्होंने कॉर्नर में साइड में कर दिया है। क्यों? क्योंकि इनको मुगलों का नाम रख करके, बाबर का नाम रख करके देश में अफरा तफरी का माहौल मचवाना है और ये सिर्फ एक बहाना है इलेक्शन से पहले पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम राइट करवाना है। यही है बस इनका एजेंडा। नहीं, लेकिन अगर बांग्लादेश का आतंकी संगठन सीधे तौर पर इन्वॉल्व है तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, फिर इसमें बंगाल की पुलिस अगर एक्शन नहीं लेती तो भारत सरकार की एजेंसी को एक्शन लेना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो एनआईए को इसमें आना चाहिए। जी, इसी मामले में देश के राष्ट्रपति के साथ 2-4 दिन के अंदर मेरी मीटिंग होने वाली है और मैं पूरा एक डिटेल और रिसर्च जो मेरा पूरा करके रखा हुआ है वो मैं देश के राष्ट्रपति के हाथ में देने वाली हूँ 2-4 दिन में दिल्ली में ही, और राष्ट्रपति भवन में जाकर के देने वाली हूँ और डिमांड करने वाली हूँ कि अगर पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को अगर ये नींव रखा गई बाबरी मस्जिद की तो मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी का बांग्लादेश के साथ और फरहाद हकीम का पाकिस्तान के साथ और हुमायूं कबीर और अन्य मुस्लिम नेता जो टीएमसी के हैं उनका जो कनेक्शन टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को खत्म कर देगा। और बांग्लादेश के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जेएमबी ने 2024 के अक्टूबर में जो स्टेटमेंट दिया था कि वो 7 डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल का कैप्चर करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब देश की सरकार को और देश की सुरक्षा एजेंसी को पश्चिम बंगाल को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। एक और बात यहां पर यह है कि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का वोट बैंक बहुत परेशान है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। क्योंकि हमने सुना अब तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के वो भी कह रहे हैं कि 35 से 40 लाख अवैध वोटर हैं बंगाल में जो ममता बनर्जी ने खड़े किए हैं। ये अवैध वोटर जो हैं बांग्लादेशी घुसपैठी हैं और एसआईआर से ये बड़े डरे हुए हैं, बड़ी तकलीफ हो रही है, बॉर्डर पार करके जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बॉर्डर पे जमावड़ा भी लगा हुआ है। अब क्या एसआईआर के खिलाफ एक दाव चला गया है क्या ये बाबरी वाला, कि कम से कम जो नाराज होता हुआ वोट बैंक है वो खुश हो जाए, क्योंकि बाबर से सीधा रिश्ता तो कोई है नहीं। नहीं, मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए तो जाहिर सी बात है कि ये सब हथकंडे अपनाए जाएंगे। और अभी खरात है और मिलाद है और मुस्लिम शेर शायरी है, मुशायरा है, ये सब अभी बहुत होगा, अनकाउंटेबल समारोह होंगे वहां पर। लेकिन मैं खुद राजरहाट मैंने विजिट किया और मेरा जो घर है पश्चिम बंगाल में वो वीआईपी रोड में है, तो राजरहाट, कैनिंग, आपका दानकुनी, ये सब बशीरहाट, हाड़वा बहुत पास पास में पड़ता है। तो मैंने बहुत सी जगह का विजिट किया। राजरहाट तो मैं आपको विशाल जी क्या बताऊं कि आधे से ज्यादा खाली हो चुका है, लोग बॉर्डर पर जाकर के बैठे हुए और उनसे जब पूछा जा रहा है, मैंने 10-12 लोगों से पूछा कि वोट दिए हो, तो वो कह रहा है कि हाँ 2 बार पंचायत का वोट दिए थे।
वो पेपर कहाँ है? तो नहीं, वो तो सब हमने फेंक दिया, क्योंकि एसआईआर का कर्मचारी आ रहा है ना, हम लोग को जेल में भेज देगा, इसलिए हम लोग भाग रहे हैं, बॉर्डर के पास बैठे हुए हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा चले जाएंगे यहाँ से। कितने ऐसे हैं जो जो ममता बनर्जी का गुजारा भत्ता ले रहे थे, उसके बाद फिर इमाम बहता ले रहे थे, उसके बाद फिर जो ममता बनर्जी की राज्य सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का वो लाभ उठा रहे थे। और पश्चिम बंगाल के एक पुकुर से, एक तालाब से जो वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड जो जब्त किए गए, जो फेंके हुए जब्त किए गए हैं, उसमें भी ये पता चला कि कितने ऐसे वोटर्स थे जो पश्चिम बंगाल की सरकार के योजनाओं से लाभ उठा रहे थे। कितने ऐसे युवा बच्चों के वोटर्स मिले हैं जो स्कॉलरशिप में पढ़ाई कर रहे थे और बेसिकली वो बांग्लादेश घुसपैठिया थे। पोर्ट एरिया में जो अफरा तफरी और भगदड़ मचा है फरहाद हकीम के एरिया में, ऐसा लग रहा है कि रात में हाइलोजन जला करके सब अपने अपना बॉर्डर की तरफ भाग रहा है कि कहीं ना एसआईआर के अधिकारी आ जाए और हमें जेल में बंद कर दे। और सबकी जुबान पर एक ही चीज है कि हमें आने के लिए दिया गया और हमें यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बना दिया गया, तो हमने यहाँ पर मतदान भी कर दिया, लेकिन अब खुद भी भाग रहे हैं। क्या कोई अंदाजन एक आंकड़ा हो सकता है बंगाल में कितने घुसपैठिए हो सकते हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड रहा होगा, जो अब तक वोट करते रहे होंगे? कोई आइडिया है इस आंकड़े का अब तक हमारे पास? सिर्फ पोर्ट एरिया में मुझे लगता है कि जो रिसर्च मैंने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किया था, वो मेरे चैम्बर में रखा हुआ भी है। सिर्फ पोर्ट एरिया से मुझे ऑलमोस्ट 55 लाख मिले थे जो घुसपैठिया नजर आए थे मुझे। और बशीरहाट हाड़वा का जब मैंने रिसर्च किया था तो मुझे पता चला था कि 96 लाख बशीरहाट हाड़वा बारासात कैनिंग में 96 लाख ऐसे मुसलमान हैं जो घुसपैठिया हैं। ये मेरा रिसर्च कह रहा था। अब जब इनको जाने की बारी आई है, सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में असर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि हम बॉर्डर की तस्वीरें तो बहुत बार देख चुके हैं कि किस तरीके से लोग वहां की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एसआईआर का उनमें डर है, वो स्वीकार भी कर रहे हैं मीडिया के कैमरों के सामने कि हाँ हम आए थे इलीगल तरीके से और फिर यहीं हम रह गए, हम वापस नहीं आए। किसी के पिता यहां पर आए थे, किसी की उससे पहले वाली पीढ़ी यहां पर आई थी, वो पता नहीं कितने कितने सालों से यहां पर रह रहे हैं। डॉक्यूमेंट वो सब बना चुके हैं, आधार उनके पास है, वोटर आईडी भी है, वोट भी करते हैं, अब जाना पड़ रहा है। किन किन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा असर और सबसे ज्यादा खौफ है एसआईआर का? बेसिकली मीडिया ना ज्यादातर फोकस कर रही है बॉर्डर बॉर्डर, हम्म। लेकिन ये बॉर्डर पे लोग जमाकड़ा कहाँ से लगा रहे हैं, ये हम्म। इतनी गैदरिंग में भर कहाँ से रहे हैं? तो वो भर रहे हैं राजा बाजार से, हम्म। नारकुल डांगा से, पार्क सर्कस से, खसिया बागान से, नादियाल से, गार्डन रीच से, कैनिंग से, और जयनगर से, उल्टा डांगा से, उसके बाद फिर हाड़वा से, बशीरहाट से, और कलेजी पट्टी से, कस्बा से, उसके बाद फिर आपका खसिया बागान से। तो ये जितने भी मुस्लिम हाईली पॉपुलेटेड एरिया हैं पश्चिम बंगाल में, वहां से ये लोग जा जा करके बॉर्डर पे जमा हो रहे हैं और अर्जी लगा रहे हैं, दरखास्त लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको बांग्लादेश जाने दिया जाए। मैं तो बाबरी ये वाले मुद्दे पर आऊंगा, उस आता हूं एसआईआर पर बात करने से पहले, क्योंकि पाकिस्तान से भी जैसे ही पाकिस्तान से एक स्टेटमेंट आया जब प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया कल राम मंदिर में, उन्होंने कहा कि मुसलमानों की विरासत को खत्म करने का काम है और अल्पसंख्यकों को दबाने का काम कर रहे हैं मोदी। एक तरफ से ऐसे स्टेटमेंट पाकिस्तान से आते हैं और वहीं भारत में बाबरी का निर्माण होने की बात होती है। नहीं, बाबरी के वेंडेटा के लिए ही तो लाल किला में बम फूटा था ना। और जब उसको डिकोड किया गया था तो मैं और आप विशाल जी बैठे भी थे उस हम्म। मुद्दे पर कि 6 जगह, क्योंकि 6 दिसंबर है तो 6 जगह बॉम्ब ब्लास्ट करने की साजिशें जो हैं वो पाकिस्तान के जो जिहादी और आतंकवादी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये ब्लूप्रिंट रेडी किया था कि 6 जगह पर वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। तो जो स्टेटमेंट पाकिस्तान से टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का आता है, सेम वही स्टेटमेंट तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान नेताओं का आता है। तो ये 6 दिसंबर का रिवेंज और वेंडेटा, ये तो पाकिस्तान में भी दिख रहा है और ये तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर और उनके शब्दों में भी दिख रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो जितने भी तृणमूल कांग्रेस के जो नेता और मंत्री हैं जो बाबरी का नींव रखने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये इस्लाम नहीं मानते हैं, ये सियासती इस्लाम मानते हैं, ये पॉलिटिकल इस्लाम मानते हैं। हालांकि अल कुरान
अल कुरान जो अल्लाह सुभान की लिखी हुई किताब है, आसमानी किताब है, वो ये वाज़ाह करती है और प्रॉफेट मोहम्मद ने भी ये बात कही है कि अगर हमारे घर में माता-पिता की भी फौत हो जाए, वफ़ात हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो हम 3 दिन से ज़्यादा कॉन्डोलेंस नहीं मना सकते हैं। तो जिस बाबरी मस्जिद में कोई कोई झाड़ू देने नहीं जाता था, कोई अगरबत्ती जलाने नहीं जाता था, कोई कोई गू-मूत साफ करने नहीं जाता था, कोई लालटेन और दिया जलाने नहीं जाता था, कोई नमाज और कोई अज़ान देने नहीं जाता था, और आज जब वहां पर इतना भव्य राम मंदिर बन चुका है, तो उसके लिए मुहर्रम के बिना छाती ठोक रहे हैं और उसका कॉन्डोलेंस बना करके पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। तो इससे यह साफ साबित होता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, ये तीनों की जुबान बिल्कुल एक जैसी है। और कहीं ना कहीं 2026 के विधानसभा इलेक्शन में अगर ममता बनर्जी जीतकर आती हैं, तो वो राज पश्चिम बंगाल, वो भारत का हिस्सा नहीं बचेगा, वो बांग्लादेश कैप्चर कर लेगा और खुशी खुशी कैप्चर करने दिया भी जाएगा। भले ही बाद में ममता बनर्जी का हाल शेख हसीना जैसा हो जाए और बाद में इनको भी फांसी की सजा सुना दी जाए, लेकिन अभी उनको जो ईगोइस्टिक प्रॉब्लम है उसमें वो समझ नहीं पा रही है कि वो बंगाली हिंदुओं का और जो हिंदी भाषा भाषी के हिंदू हैं और जो वेल एजुकेटेड मुस्लिम है, जो संविधान मानने वाले सनातनी मुसलमान हैं, उनके साथ ये कितना गलत सलूक कर रही हैं, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है अपने ईगो के चक्कर में। अच्छा, उन्होंने एक रैली भी की, मार्च भी किया एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी ने, और कई बड़ी बातें कही। उन्होंने एक बात ये कही कि अगर अवैध घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को निकालना मकसद है, तो फिर बीजेपी बताए कि बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर क्यों हो रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी ये मानती है कि डबल इंजन वाली सरकार घुसपैठी अब तक ढूंढने में नाकाम रही थी, इसीलिए बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर हो रहा है, वहां पर भी बांग्लादेशी हैं? नहीं नहीं, हम तो इक्वालिटी पर बहुत भरोसा करते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी ने ऑपरेशन पुशबैक चलाया था। इंदिरा गांधी जी ने कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कहा था कि जो घुसपैठियां हैं उनको जाना ही पड़ेगा, और घुसपैठियां इस तरीके से बिखर गए हैं कि उनको चुनना इतने कम समय में बहुत बहुत ही मुश्किल था। एसआईआर संविधान के आर्टिकल 324 के माध्यम से हो रहा है, और आज भी देश के, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट से ही आ रही हूँ, आज भी देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में 42 मिनट्स कपिल सिब्बल साहब ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर को रोकने और अलग अलग राज्यों में एसआईआर को रोकने की उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ भारत को मशवरा दिया है, उन्होंने अपने सबमिशन को रखा है, लेकिन अभी तक कोई रिपार्केशन या कोई कपिल सिब्बल जी के हिसाब से कोई फ्रूटफुल जजमेंट नहीं आया है, और इसको अलग एक दूसरा डेट दिया गया है सुनने के लिए। कंप्लीट 42 मिनट्स कपिल सिब्बल साहब ने देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में देश के चीफ जस्टिस ऑफ भारत को समझाने की कोशिश की है, लेकिन बात अभी भी यहीं पर अटक रही है कि एसआईआर इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है, वो इंदिरा गांधी जी ने भी बोला था, राजीव गांधी जी ने भी बोला था, मनमोहन सिंह जी ने भी बोला था, पीवी नरसिम्हा राव जी ने भी किया था। तो जिसके जो जब सारे प्रधानमंत्री कर सकते हैं, तो जरूरत महसूस पर होने विपक्ष पर लिस्ट रख रहा है बीएलओज की, विपक्ष लिस्ट रख रहा है कि बीएलओज मारे जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और उसका कारण यह है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी नहीं गई है। जब उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, उनको खुद को फॉर्म नहीं भरना आता है, तो दूसरों से फॉर्म कैसे भरवाएंगे? काम का दबाव उन पर बहुत ज्यादा है, उनको डेडलाइन दे दी गई है, और इसी डेडलाइन में उनके सामने एक ही ऑप्शन है कि या तो वो नौकरी छोड़ दें और या तो फिर खुद की जान ले लें। उन पर दबाव बहुत ज्यादा है, और अलग अलग राज्यों की लिस्ट सामने रखी जा रही है। कांग्रेस, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है, तमाम विपक्षी दल अलग अलग अखबारों की कटिंग को पोस्ट कर रहे हैं कि देखिए यहां पर ये बीएलओ मर गया, उस राज्य में ये बीएलओ मर गया, क्योंकि ये काम के दबाव में। नहीं, बेचारे बीएलओस की मौत हो रही है, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल में थी और जिस एरिया में ये घटना हुई थी, वहां के एरिया के काफी लोग आए थे, और उस पर एक छोटा सा रील बना करके मैंने अपने इंस्टा और ट्वीट पर डाला भी था। भारतीय जनता पार्टी का ही नेता था और वो उसी एरिया में रहता था जिसके बगल में एक बीएलओ की जान गई थी, मृत्यु हुई थी। तो ये पता चला कि टीएमसी के कार्यकर्ता उसके ऊपर इतना प्रेशर बना रहे थे कि तुम इन जितने भी मुल्ला, सरदार और मंडल टाइटल है, जिनका बांग्लादेश से टच है, उसको काटो मत, उसको स्कूटनी में डालो मत। इतना ज्यादा प्रेशर था बीएलओस पर, इतना ज्यादा प्रेशर था कि अगर वो, मतलब इधर कुआं उधर खाई हो चुका था उसके लिए, अगर वो एसआईआर का
जो रिपोर्ट है अगर वो अप्रोप्रिएट बनाकर देता है तो टीएमसी नहीं छोड़ेगी, और अगर टीएमसी का सहायता करता है और मंडल मुल्ला सरदार जो मुसलमान है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, अगर उसको सुरक्षित करता है तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी कि तुमने इतने बड़े पद पर बैठ करके तुमने ब्राइब लेकर के या किसी के डर में आकर के तुम गलत रिपोर्ट कैसे सबमिट कर सकते हो। तो ये एक उनके लिए दुविधा हुई थी, तो उन्होंने सुसाइड कमिट किया है। तो अन्य राज्यों में भी यही हो रहा होगा, बिल्कुल यही हो रहा होगा। बिहार में भी मैं मुझे सिमरी बख्तियारपुर में पता चला था कि बीएलओ के ऊपर जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की पार्टी के कार्यकर्ता चढ़ गए थे उसके सीने पर कि तुम्हें नहीं काटना पड़ेगा, और वो बेचारा यही परिस्थिति में आकर के उसके बाद उन लोगों ने, खैर वहां पर तो जान नहीं गई थी, लेकिन परिस्थिति वहां पर भी खराब की गई थी बीएलओ की। एक बात ये कही जा रही है कि ममता बनर्जी ने कही कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया को 2-3 साल तक चलाया जाए तब तो मैं समर्थन कर सकती हूं। उन्होंने कहा बिहार में जो परिणाम आया है चुनाव का वो एसआईआर का परिणाम है। बिहार का विपक्ष बहुत कमजोर था, विपक्षी नेताओं में दम नहीं था, वो एसआईआर को रुकवा नहीं पाए। लेकिन मैं बीजेपी को बता दूं कि अगर बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर करवाया, मुझ पर हमला किया, तो पूरे देश में मैं बीजेपी की नींव हिलाकर रख दूंगी। कोई आपत्ति नहीं है, डेमोक्रेटिक राइट है उनका, फंडामेंटल राइट है। वो प्रधानमंत्री को गाली गलौज कर सकती हैं, वो मुझे भी इस बार अरेस्ट करवा सकती हैं। उनके मंत्री फरहाद हकीम पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेररिस्ट से मुझे थ्रेट कॉल करवा सकते हैं, वो बलात्कारियों की फौज बना करके मुझे डिफेम और मलाइन करवा सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक राइट है, ये लीगल राइट है उनका, कर सकती हैं। लेकिन संविधान के खिलाफ तो जा नहीं सकते ना। अभी तक ममता बनर्जी की कोई स्पेसिफिक पिटिशन देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में गई नहीं है, या ममता बनर्जी पिछले 6 साल से या 7 साल से जो चिल्ला रही है कि घुसपैठिया जो है वो गृह मंत्री क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, तो उन्होंने अमित शाह जी के खिलाफ भी कोई स्पेसिफिक पिटिशन देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में डाला नहीं है प्रूफ के साथ। तो मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि एक बार वो ममता बंगाल के बनर्जी लोगों को भरोसा दिला रही हैं कि मैं आपका नाम कटने नहीं दूंगी। और तो ये हवाबाजी से विशाल जी नरेंद्र चलेगा मोदी नहीं भी ना। तो 2024 में इसी लिस्ट के आधार पर प्रधानमंत्री बने हैं। अगर आपका नाम हटाया गया वोटर लिस्ट से तो फिर उनको भी तो प्रधानमंत्री के पद से हट जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि हवाबाजी से तो बात चलेगी नहीं। हमारे राहुल चाचा गांधी भी बिहार इलेक्शन के वक्त में, ड्यूरिंग बिहार इलेक्शन, वो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका गए थे, लेकिन कोई सत और तथ्य नहीं रख पाए थे और उनको थपेड़ खा करके आना पड़ा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बातों में अगर वजन हो, सत्य और तथ्य हो, तो सुनने में भी मजा आता है। अब कल की मैं एक घटना बताती हूँ। कल ममता बनर्जी साहिबा अपने पूरे काफिले के साथ बारासात मेडिकल हॉस्पिटल से गुजर रही थी। वहां के लोगों ने, आम जनता ने उनको घेर लिया और एक बेचारी विक्टिम खड़े होकर कही कि उसके हस्बैंड का मृत्यु के बाद सरकारी डॉक्टर ने आंख निकाल लिया। तो वहां के अस्पताल में जो ट्रैफिक ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रही है और आंख आंख मुंह नाक चोरी किया जा रहा है, तो ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने कहा कि अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड का, तुम्हारे पति का आंख ने चोरी कर लिया है, मैं तुमको एक सरकारी नौकरी देती हूँ। तो एक आंख चोरी के बदले में बम्पर ऑफर, एक सरकारी नौकरी। अब आप सोचिए, अब इसमें वो ट्रोल हो रही हैं, इसमें उनसे सवाल, उनके ऊपर सवाल हो रहा है, तो वो कह रही है कि मैंने तो अच्छा ही किया। तो देखिए, दिमाग से लड़ा जा सकता है, तथ्य और सत्य का काउंटर किया जा सकता है, जाहिलों के साथ सर नहीं फोड़ा जा सकता है। ममता बनर्जी की कोई भी शिकायत हो वो डायरेक्ट आ सकती है। एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा कि एक बार एसआईआर के बाद आई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ जाएगी, तब लोग समझ पाएंगे कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने कितना बड़ा विनाश किया है। मुझे बांग्लादेश एक देश के रूप में बहुत पसंद है क्योंकि हमारी भाषा एक जैसी है। मैं बीरभूम से हूं, लेकिन याद रखिएगा बीजेपी वाले एक दिन मुझे भी बांग्लादेशी कहने लग जाएंगे। देखिए, बांग्लादेश ममता बनर्जी को बहुत पसंद है, ये तो सब जानते हैं। और ममता बनर्जी के लाडले मंत्री फरहाद हकीम को पाकिस्तान बहुत पसंद है। इवन आप सिद्दीकुल्ला चौधरी या आप हुमायूं कबीर के आप शब्दों को सुनेंगे तो आपको बांग्लादेशी शब्द ही नजर आएंगे। फरहाद हकीम की माँ से आप बात करेंगे तो बांग्लादेशी ढकैया बकाली ही वो बोलेंगी। तो इन लोगों को बांग्लादेश और पाकिस्तान इतना पसंद है क्योंकि इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साजिश तो है पश्चिम बंगाल को लेकर के। तभी तो बाबरी की नींव रखी जा रही है, नहीं तो प्रॉफिट मोहम्मद की नींव रखनी चाहिए थी, मस्जिद का नाम प्रॉफिट मोहम्मद पर रखना चाहिए था। हम मुसलमान आका को प्यार करेंगे या बाबर को प्यार करेंगे? तो अगर मुझसे एज अ मुस्लिम मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो कहूंगी कि प्यारे नबी हमारे आका के नाम से मस्जिद का नाम होना चाहिए, उनकी प्यारी लाडली बेटी बीबी फातिमा के नाम से होना चाहिए था, लेकिन बाबर के नाम से हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबर के नाम पर
हमेशा साजिशें और सियासत पाकिस्तान खेलता आया है और बांग्लादेश अब खेल रहा है, जब से एक और वहां का वजीर आजम बैठा है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चाहे बाबरी का शिलान्यास हो या फिर एसआईआर का विरोध हो, बंगाल में चुनाव से पहले की जो पॉलिटिक्स है वो अब शुरू हो चुकी है। इसका विरोध का असर जो है वो कितना होता है और एसआईआर कैसे हो पाता है बंगाल में, अब ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक।